देखिए, हम बात किए थे रेजिस्टेंस की। ओम्स लॉ डिस्कस किए, उसके बाद रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। और रेजिस्टेंस को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट, और it is obstacle offered by conductor in path of current. Obstacle offered by conductor in path of current through it is called its resistance. तो ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्रू कंडक्टर अगर पास होंगे, तो हम लोगों ने बात किया था कि जो पॉजिटिव आयन हैं इनसाइड मेटालिक कंडक्टर उससे कोलाइड करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता इनसाइड कोर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। तो फ्रीली जब मूव नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। वो जो कोलिजन है, बार बार उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही थी, वही रेजिस्टेंस है। और जो कंडक्टर जितना ज़्यादा ऑफर करेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी रेजिस्टेंस का लिखा था ओम्स लॉ में, उसके वेरिफिकेशन में, इन टर्म्स ऑफ different atomic level properties like mass of electron, relaxation period, or length of conductor and area of cross section of conductor, जो कि कुछ ऐसा था m/n/e² tau L/A। ये था एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस का। तो यहाँ जरा देखिए, कोई कंडक्टर अगर गिवन है तो ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट होगी। कैसे? गिवन अगर कंडक्टर है किसी मटेरियल का, तो ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो ये कांस्टेंट ही होगा। दो बातें हैं, ये एक रिलैक्सेशन पीरियड और एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रिलैक्सेशन पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मटेरियल सेम है तो इस एल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एक हम कांस्टेंट मान सकते हैं, जो कि सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मटेरियल है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब कि उस गिवन कंडक्टर के लिए ये चीज़ एक कांस्टेंट होगा अगर मटेरियल उसका सेम है। लेकिन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी हम करेंगे। अगर वेरी करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी करेगा। तो एक तो फैक्टर यही है कि रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो और नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि हम अगर मान लो कि कापर का ही ले लिए, तो कापर जब फिक्स हो गया तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसकी लेंथ बढ़ाने पर, इसकी थिकनेस बढ़ाने पर ये रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। बाकी मटेरियल ही चेंज कर दोगे, इसी लेंथ का किसी पर्टिकुलर लेंथ का मटेरियल दूसरा ले लोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? अलग होगा। ये बात हम लोगों ने देखा। तो इसका मतलब कि किन किन बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस हम 10th में ये लिखे भी हैं, आप लोगों को पढ़ाए भी हैं कि रेजिस्टेंस इज, यहीं से ये आता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फॉर अ गिवन मटेरियल कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब थिकनेस बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर मोटा कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। अगर पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। अच्छी बात है।
तो यहाँ जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को मर्ज करके दोनों को लिखते हैं तो हमें मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो यहाँ से इक्वालिटी जब लाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये आप इससे परिचित हो, 10th क्लास में पढ़े हो। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। It only depends on the temperature and nature of the conductor. It does not depends on the physical shape size of the conductor, but resistance depends on the physical shape size of the conductor as well as nature of the conductor. तो नेचर ऑफ कंडक्टर अगर हम फिक्स कर दें, अगर कापर ही ले लें, तो रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फिजिकल शेप साइज, दैट मीन्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यू हम नहीं चेंज कर सकते। कैसे भाई? तो अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन का, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है और ये कोई इक्वेशन ई है, तो ई और इस थर्ड इक्वेशन को अगर कंपेयर कराओ तो रो की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? रो इक्वल्स टू m/n टाउ मिलेगी। अब देखो इस पर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट होता है, डिपेंड किन किन बातों पर कर रहा है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो चेंज नहीं होगा किसी भी कंडक्टर के लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा एन और टाउ, है कि नहीं? तो एन और टाउ कब चेंज होंगे? अगर हम टेम्परेचर चेंज करें किसी गिवन कंडक्टर के लिए, टेम्परेचर अगर चेंज करो तो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस पर भी फर्क पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं तब, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब किस बात पर ये डिपेंड करेगा? अगर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर सेम है तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। अगर कापर आप लेते हो, कापर का कितना भी बड़ा कंडक्टर ले लो, अगर मटेरियल कापर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? फिक्स, ठीक है। अगर एल्युमिनियम का आपने ले लिया, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के दो कंडक्टर आप ले रहे हो, एक एल्युमिनियम का एक कापर का, दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, क्योंकि नेचर ऑफ कंडक्टर पे अब रेजिस्टिविटी अगर चेंज हो गई तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर फिजिकल शेप साइज सेम भी है तब भी डिफरेंट मटेरियल का अगर कंडक्टर हम लेते हैं तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग आता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ही चेंज हो जाती है। अब तो रेजिस्टिविटी है क्या भाई? तो इस बात से तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे दूसरी बार कि ये रेजिस्टेंस अगर लेंथ की वैल्यू फॉर गिवन कंडक्टर, फॉर गिवन मटेरियल ही हम फाइंड करना चाहें कि कापर ही है तो कापर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो रियली कापर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? अगर लेंथ को यूनिटी रख दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिटी रखते तो हमें क्या मिलेगा? R इक्वल्स टू रो। यहाँ से एफ L equals to 1 and A equals to 1 unit, then R equals to rho। ये क्या बता रहा है कि resistivity of a given conductor is equals to the resistance of conductor of same material of unit length and unit cross sectional area, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट लेंथ है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है? उसका यूनिट वॉल्यूम का जितना रेजिस्टेंस होगा वही क्या हो गया? वही क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर आप फॉर्म कीजिए, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हमें ये तो हम पढ़ लिए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट SI यूनिट होती है ओम।
साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट रखी गई। आप जानते हो V इक्वल्स टू ओम्स लॉ से I इंटू आर होता है, अगर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई आई। तो इसका वोल्ट, इसका एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कह दिया गया 1 ओम। अगर इस बेसिस पर अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड करना चाहें तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो ये ओम, ये मीटर स्क्वायर अपान मीटर, तो ये क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो इसकी यही एसआई यूनिट हो जाती है ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। अच्छा, जिस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्टेंस में आई, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, उसी तरीके से इनका इनवर्स भी डिफाइन होता है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से। तो उनको भी देख लेते हैं इसी के साथ, और ओम्स लॉ का निम्न फॉर्म देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़े हो, इन सब चीज़ों को मैं बताया हूँ कि अगर लेंथ 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर दिया जाए तो किस तरीके से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जरा देखते हैं। हाँ देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कहा जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। तो ये क्या दिखाएगा कि कोई भी कंडक्टर कितना इजीली इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने दे रहा है। हाउ इजीली एन कंडक्टर, इट इज मेजर ऑफ हाउ इजीली एन कंडक्टर allow flow of electricity through it। रेजिस्टेंस का उल्टा है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा है तो कंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपान रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपान रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट 1 अपान रेजिस्टेंस की यूनिट का इनवर्स होगा, तो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। और इसको ओम कहा जाता है, OHM। उसी तरीके से इसकी यूनिट को जस्ट इसका उल्टा कहा जाता है MHO। इसको क्या कहा जाता है MHO, महो या सीमेन। S से रिप्रेजेंट किया जाता है, SIEMEN, सीमेन S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको महो को या ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है, सीमेन भी कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी लिखा रहेगा ओम इनवर्स, महो, सीमेन, तो ये किसकी यूनिट होगी, कंडक्टेंस की। ये बताना जरूरी है कि कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं वो कहीं भी। ठीक है, उसके बाद इसका रेजिस्टिविटी की का भी इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1 अपान रो। इसको सिग्मा, देखिए इसका सिंबल जिस तरीके से है ये रो है, और इसके सिंबल को रेजिस्टिविटी की का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, सिंबल भी उल्टा होता है, ये रो ये सिग्मा। ठीक है, और यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स पर मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, या सीमेंस पर मीटर, ये यूनिट होती है, या महो पर मीटर इसकी यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इन्हीं से, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से बनाया गया है। रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, सिर्फ नेचर ऑफ कंडक्टर पे। दैट मीन्स अगर कंडक्टर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बशर्ते टेम्परेचर ना चेंज हो। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, और वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, वो रेजिस्टेंस का भी पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी का भी, और किस एक्सप्रेशन के थ्रू वो बढ़ती है घटती है इन मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले
न्यू फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मैं बता दूं इन टर्म्स ऑफ दिस कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में वो रिलेशन होता है। तो ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा कि V/I इक्वल्स टू R, तो उस चीज़ को हम नए फॉर्म में इस 12th क्लास में आपको सीखना है कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं न्यू फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ही हम उस तरीके से एडजस्ट करके लिख सकते हैं जो आपने एटॉमिक थियरी से एनालिसिस किया उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। देखिए जो करंट डेंसिटी है तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, और R को आप लोगों ने अभी लिखा ρL/A होता है। तो यहाँ से अगर L को हम यहाँ ले लें तो V/L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I/A इंटू रो, है कि नहीं। और V/L क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू I/A क्या हो जाएगा J मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी और इंटू रो। तो रो को इधर लाएं तो J इक्वल्स टू 1/रो टाइम्स E हो जाएगा। तो J इक्वल्स टू ये सिग्मा हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि 1/रो 1/, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी होता है, सिग्मा इंटू E। ये रिलेशन भी पूछा जाता है कि एक्सप्रेस द करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। इसी साल पिछले साल पूछा गया कि बस इतना सा, ठीक है। तो आप कैसे भी जा सकते हो, आप करंट का जो एक्सप्रेशन है उसको लिख के भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। कई तरीके हैं, जैसे हमें तो V/L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप अगर करंट का एक्सप्रेशन है, मैं ऐसे भी बताता हूँ NAVD इंटू E जो आप एक्सप्रेशन लिखे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें भी आता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है कि नहीं। I/A आ गया ये करंट डेंसिटी। यहाँ से A से हमने डिवाइड किया कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, और VD को क्या रख दो E/M इंटू टाउ, ये E² हो जाएगा। अब देखिए I/A को क्या कहते हो, ये J हो गया, और NE² τ/M। अब जरा देख लो M/NE² टाउ को आप लोगों ने क्या कहा था, इसी को हम लोगों ने क्या कहा था रेजिस्टिविटी रो। तो इसका उल्टा है कि नहीं, ये तो ये सिग्मा है, ये क्या हो जाएगा NE² τ/M इंटू क्या मिल गया A। आप देखो ये चीज क्या हो जाएगा सिग्मा, तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू A। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो J वेक्टर इक्वल्स टू, चाहे जिधर से आप चाहो इसके थ्रू आप जा सकते हो इस एक्सप्रेशन तक। तो ये एक दूसरा फॉर्म है ओम्स लॉ का कि करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं बात करूंगा कि ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, और बाकी फर्दर आगे के